मैंने कहीं सुना था, जो सपने आपको दिखाई देते हैं वो आपकी असली दुनिया का प्रतिबिंब होते हैं। राजकुमार रुद्र, जो अपने सपने और सच की दुनिया के बीच में उलझा हुआ है, वो नहीं जानता कि उसको दिखाई देने वाले सपने उसकी जिंदगी से कितना जुड़े हुए हैं। तो चलिए, इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं राजकुमार रुद्र की कहानी की ओर। जानते हैं आगे क्या क्या हुआ। वैशाली घर में रुद्र की राह देख रही थी। उसे रुद्र की काफी चिंता हो रही थी। हमें भैया को महल भेजना ही नहीं चाहिए था। न जाने वहां ऐसा क्या हुआ जो भैया अब तक वापस नहीं आए हैं। हम क्या करें, हम तो महल भी नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो पिताजी हमें वहां देख क्रोधित हो जाएंगे, और भैया, उनके क्रोध की तो सीमा ही नहीं होगी। भैया जल्दी घर आ जाइए, हमारा दिल आपकी चिंता में घबरा रहा है। ये कहते हुए वैशाली घर के प्रवेश द्वार पर बैठकर रुद्र का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह का मायावी खेल दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? रुद्र ने अपने कपड़ों को राख में बदलता देखकर चिल्लाया। लेकिन तभी उसके शरीर से एक तेज निकलने लगा। खुद से ऐसा अलौकिक तेज निकलता देख रुद्र हैरान हो गया। ये कैसे संभव है? तभी एक आवाज सुनाई दी। संभव है रुद्र, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। रुद्र ने महल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और तभी उसे आभास हुआ कि उसके आसपास बिजली जैसा कुछ उत्पन्न हो रहा है। उसने पलटकर पीछे देखा कि तभी एक भयानक ऊर्जा आकर उससे टकरा गई, जिस कारण रुद्र कुछ कदम पीछे चला गया। रुद्र ने देखा उसके शरीर का सारा तेज और वो ऊर्जा जो कुछ पल पहले उससे टकराई थी, वो उसके सीने के पास आकर एकत्रित हो रही थी। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा रुद्र, मैं तो अस्तित्व में भी नहीं। मेरा अस्तित्व सिर्फ ये आवाज है, मगर तुम्हारा अस्तित्व अद्भुत है। पहचानो अपने अस्तित्व को, वरना तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अद्वितीय लोक को तुम्हारी जरूरत है, अपने रक्षक की। तुम्हें आना होगा रुद्र, तुम्हें आना होगा। रुद्र ने कसकर अपनी आंखें भींची और रुद्र अपने कान बंद करते हुए चिल्लाया, नहीं, बस बस बस, चुप हो जाओ। रुद्र, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। बस बहुत हुआ। रुद्र ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा। वो अब भी तालाब के पास मौजूद था। उसने खुद को देखा। ये सब क्या मैं सो रहा था? हाँ, मैं सो रहा था। वो सब सच नहीं हो सकता। नहीं, सच नहीं हो सकता। ये कहकर रुद्र अपनी जगह से उठा और वहां से जाने से पहले उसने एक नजर चांद की तरफ देखा, जो कुछ समय पहले उसकी आंखों के सामने लाल हो गया था, लेकिन इस वक्त चांद अपनी सामान्य स्थिति में था। इसके बाद रुद्र वहां और नहीं रुका। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा। उसने देखा वैशाली दरवाजे पर उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। वो आगे बढ़ा और उसने वैशाली के सर पर प्यार से हाथ फेरा, जिससे वैशाली की नींद अचानक टूट गई। रुद्र को अपने सामने देख वैशाली हड़बड़ा कर बोली, भैया, भैया आप कहाँ थे? आपको पता है हम कितना डर गए थे। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर महल में रुक गया है ना? रुद्र ने वैशाली की बात पूरी करते हुए कहा। नहीं, हमें लगा आपने फिर से दूसरे राजकुमार से लड़ाई कर ली है, जिसके दंड स्वरूप पिताजी ने आपको महल में ही बंद कर दिया है। वैशाली की बात सुनकर रुद्र की भावें आपस में जुड़ गई। छोटी, तुम्हारे विचार दिन प्रतिदिन नकारात्मक होते जा रहे हैं।
तुम अपने भैया के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? एक और बात, तुम्हें उसे पहला राजकुमार या फिर उसे भैया ही कहना चाहिए। हमारे अलावा कोई इस बात से अवगत नहीं है कि वो दूसरा राजकुमार है। इस राज्य के असली पहले राजकुमार आप हैं और आप ही इस राज्य के युवराज भी हैं। वैशाली की बात सुनकर रुद्र ने चुप्पी साध ली और वो कुछ न कहकर अंदर की तरफ चला गया। रुद्र को इस तरह बात अधूरा छोड़कर जाता देख वैशाली भी रुद्र के पीछे पीछे चली गई। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, आइए बैठिए, साथ में खाना खाते हैं। आप नहीं थे तो हमसे भी कुछ नहीं खाया गया। वैशाली की बात सुनकर रुद्र के कदम रुक गए। उसका कुछ भी खाने का मन तो था नहीं, लेकिन वो वैशाली को भी भूखा नहीं देख सकता था। इसलिए कुछ देर में वो आसन लगाकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वैशाली रसोई से खाना लेकर आई और रुद्र को परोसने लगी। लीजिए, मैंने सब कुछ खास आपके लिए बनाया है। रुद्र मुस्कुराया और उसने वैशाली को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये उसकी आदत थी, वो कभी वैशाली को खिलाए बिना नहीं खाता था। खाना खाकर रुद्र ने हाथ धोए। तभी वैशाली उसकी तरफ हाथ पोंछने के लिए कपड़ा बढ़ाते हुए बोली, भैया आप क्या आज भी बात अधूरी छोड़ दोगे? आप पिताजी से अपने अधिकारों की मांग क्यों नहीं करते? क्यों? वैशाली की बात सुनकर रुद्र गंभीर हो गया और गंभीरता से ही उससे बोला, वैशाली, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने भाई से सवाल कर सको। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। आखिर हम और आप ही क्यों भैया? हम क्यों बाकी राजकुमार और राजकुमारियों की तरह महल में नहीं रहते? आप क्यों पिताजी से इतनी घृणा करते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप और माँ इतने वर्षों तक हमसे छिपाते आए हैं? हमें जानना है, आज हमें सब कुछ जानना है। बस बहुत हुआ वैशाली, जब सही समय आएगा तो तुम सब जान जाओगी। अभी के लिए जाओ और सो जाओ। यह कहकर रुद्र वहां से जाने लगा। उसे जाता देख वैशाली पीछे से चिल्लाई, सही समय? आप एक और बार फिर से बात टाल रहे हैं, है ना भैया? तो ठीक है, आज के बाद हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। यह कहकर वैशाली चुप हो गई और अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए बोली, अब हम जो पूछेंगे वो पिताजी से पूछेंगे और उन्हें हमें उत्तर देना होगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कक्ष में पहुंचा। उसके मन में वैशाली की बातें घूम रही थी। तभी उसे जंगल में देखे सपने की याद आई। आज के दिन में उसे 2 सपने आए थे जो उसे सच जैसे लग रहे थे। वो नहीं जानता था कि आज उसके साथ ये सब क्यों हुआ था, उन सपनों का मतलब क्या था। रुद्र खुद से ही बोला, मां कहती थी कोई भी सपना अर्थहीन नहीं होता, हर सपने का अपना एक अर्थ होता है। हर सपना हमारे जीवन के किसी हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मेरे सपने किस तरह से मेरे जीवन से जुड़े हैं? मेरे सपनों का क्या अर्थ है? रुद्र अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आभास हुआ। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। वो तुरंत आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके सीने में वही अलौकिक तेज उत्पन्न हो रहा है जो उसने सपने में देखा था। ये क्या मैं फिर से किसी सपने में हूं? रुद्र ने खुद से सवाल किया। तभी उसके शरीर में एक भयानक दर्द उठा जिस कारण वो जमीन में गिर गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की कई हड्डियां आपस में उलझ रही हों। उसे लगा जैसे उसके प्राण उसके शरीर को त्यागने वाले थे। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ का मांस फट रहा हो और इसी के साथ उसकी एक तेज चीख उस कक्ष में गूंज उठी। एक चमत्कारी नीली रोशनी ने उस कक्ष को भर दिया। कुछ पलों की शांति के बाद रुद्र जमीन से उठा और एक बार फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उसके पीछे 2 सफेद चमकदार पंख उसकी पूरी काया को ढके हुए थे और इसके अलावा उसके सीने में एक नीली मणि मौजूद थी जो उसके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी।
उसके शरीर की उभरी नसें उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रही थी। तभी कक्ष का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। भैया, भैया क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है? वैशाली की आवाज सुनकर रुद्र की आंखों में डर भर गया। वहीं कक्ष के बाहर खड़ी वैशाली को रुद्र की चिंता हो रही थी। भैया जवाब दीजिए वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद भी रुद्र ने वैशाली को जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो दरवाजा खोलकर कक्ष के अंदर चली आई। अंदर आते ही वैशाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या वैशाली ने रुद्र का ये रूप देख लिया था? क्या है रुद्र के सीने में लगी उस मणि का रहस्य? तो ये था आज का एपिसोड। इसे लिखा है विशाखा उप्रेती ने, आवाज है मेरी यानी पंकज जीना की, और इसके साउंड और प्रोडक्शन इंजीनियर रहे हैं कमल जीना। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। इस कहानी के बारे में आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।